हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों। क्या हो रहा भैया? देखो, सभी कुशल मंगल है ना। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे लेते हुए बोर का परमाणु मॉडल पढ़ाता हूँ आज मैं तुम्हें। क्या पढ़ाता हूँ? बोर का परमाणु मॉडल। ये देखो, बोर का परमाणु मॉडल। ये बोर जो था, ये देखो असली मॉडल था जो था वो रदरफोर्ड ने दिया था। बाकी तो सब इनके रदरफोर्ड के चेला थे और इन्होंने एक दूसरे के मॉडलों को चुरा चुरा के नहीं अपने अपने मॉडलों को ने थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते चले गए और उसी हिसाब से अपने मॉडलों को देते चले गए। तो ऐसे करके नहीं इन्होंने अपने अपने मॉडल दे दिए। तो उनमें से बोर भी था, और ये बोर था, इसने किस तरह से अपना मॉडल दिया था इसके बारे में चर्चा करें। 4 पॉइंट दिए थे भाई, इनको 4 अभिग्रहितियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 अभिग्रहितियाँ कहते हैं बोर के मॉडल की। देखो, जैसे अपन फर्स्ट पॉइंट की बात करें, पहला पॉइंट उसने क्या बताया था बोर ने, कि जैसे ये नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कोई भी है वो चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब जिस कक्षा में चक्कर लगाता है या जिस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, उस वृत्ताकार पथ को अपन कह देते हैं कक्षा या कक्ष या ऊर्जा स्तर या फिर कोश, ठीक है। 4 नाम है भाई इसके, कक्षा, कक्ष, ऊर्जा स्तर या कोश। इस वृत्ताकार पथ को कहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है। तो समझ गए कि इलेक्ट्रॉन जो है एक वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाता है, जिन्हें अपन कक्षा, कक्ष, ऊर्जा स्तर या कोश कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है, इस पे 2 बल कार्यरत होते हैं, एक तो अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। अंदर की तरफ जो बल लगता है वो आकर्षण बल लगता है, और बाहर की तरफ अपकेंद्रीय बल लगता है। अपकेंद्रीय बल कैसा होता है? तो देखो, जब कोई चीज़ वृत्ताकार पथ में घूमती है तो बाहर की तरफ एक बल कार्य करता है। जैसे तुम पत्थर को रस्सी से बांध के और जोर जोर से घुमाना, और जोर जोर से घुमाओगे तो जो तुम्हारा पत्थर है ना वो बाहर की तरफ भागेगा। मतलब जैसे तुम रस्सी को छोड़ोगे तो सीधा जाएगा बाहर की तरफ। अच्छा चलो, ये एग्जाम्पल नहीं तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई मोड़ आता है और तुम साइकिल या मोटरसाइकिल पर अगर जा रहे हो, तो साइकिल या मोटरसाइकिल पे जैसे ही आओगे तो मोड़ पे तुम एक तरफ झुक जाओगे, उस मोड़ की तरफ झुक जाओगे कि नहीं? क्यों झुके? क्योंकि अगर तुम सीधे ले जाओगे तो बाहर गिर पड़ोगे, पीछे की तरफ गिर पड़ोगे ना। गिर क्यों पड़ोगे? क्योंकि बाहर की तरफ क्या लग रहा है? एक बल। बाहर की तरफ क्या लग रहा है? एक बल, जिसके कारण तुम गिर जाओगे, ठीक है। तो उस बल को संतुलित करने के लिए तुम्हें गाड़ी को थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन करना पड़ता है, ओके। तो ये होता है बाहर की तरफ जो बल कार्यरत होता है, उसको अपन क्या कह देते हैं? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। और भीतर की तरफ जो लगता है कूलाम बल, प्लस और माइनस। भाई इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और इस पे प्लस चार्ज होता है, दोनों के बीच में क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है, तो इसको कहते हैं कूलाम बल या विद्युत आकर्षण बल या स्थिर विद्युत आकर्षण बल। तो बाहर की तरफ तो कौन सा बल लगेगा? अपकेंद्रीय बल। और अंदर की जो तरफ जो बल लगता है वो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, और उस अभिकेंद्रीय बल को अपन क्या कह देते हैं? विद्युत आकर्षण बल या कूलाम बल, ओके। तो ये जब ये वृत्ताकार पथों में जो चक्कर लगाता रहता है, तो इस दोनों पे ये जो बल होते हैं बाहर की तरफ और भीतर की तरफ, दोनों कैसे होते हैं? संतुलित अवस्था में। यानी कि तुम्हारा अपकेंद्रीय बल
बराबर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल के। किसके? अपकेंद्रीय बल बराबर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल के। और अपकेंद्रीय बल का मान होता है mv² बटे r, और अभिकेंद्रीय बल यानी कि भीतर की तरफ जो बल लग रहा है ze² बटे r²। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग, एंड r क्या है? इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। z क्या है? परमाणु क्रमांक, e क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और r क्या है? ये त्रिज्या। ठीक है। तो अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों ही कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो r से भैया r कैंसिल हो जाएगी, तो कुल मिला के क्या आ गया भैया? mv² बराबर ze² बटे r हो जाएगा कि नहीं? तो mv² बराबर क्या हो जाएगा? ze² बटे r। ठीक है। इसके ये पहला पॉइंट हुआ बोर के परमाणु मॉडल का। कितना पॉइंट हुआ? पहला पॉइंट हुआ। इसके अलावा दूसरा पॉइंट अगर देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में भैया चक्कर लगाता है तो इसका जो कोणीय संवेग होता है, यानी कि कोणीय संवेग, कोणीय संवेग किसके बराबर होता है भैया? h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में। इसके h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में। n की वैल्यू क्या है तुम्हारी? n बराबर 1 2 3 डॉट 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 अनंत। यहाँ n क्या है? कोषों की संख्या, कोषों की संख्या या ऊर्जा स्तरों की संख्या। और कोणीय संवेग होता है mvr बराबर nh/2π। ओके, तो दो सूत्र आ गए भैया, nh/2π। तीसरी बात क्या बताई थी उसने कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर इन वृत्ताकार पथों में चक्कर लगा रहा है तो ना तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा ना ही उत्सर्जन करेगा। लेकिन जब वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण। मतलब यहाँ से अगले वाले में जाएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण। और ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा? उत्सर्जन। मतलब ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो ऊर्जा को क्या करेगा? अवशोषित, मतलब उसे ऊर्जा लेनी पड़ेगी बाहर से। और जब ऊपर से कूद के नहीं अपने नीचे आएगा तो ऊर्जा का क्या कर देगा? वो उत्सर्जन। और ये उत्सर्जित और अवशोषित ऊर्जा है, ये किसके बराबर होती है? तुम्हारी डेल्टा ई की। और ये फोटोन के रूप में होती है। किसके रूप में? फोटोन के रूप में होती है। और इस फोटोन का मान जो होता है डेल्टा ई बराबर क्या? एच न्यू। किसके बराबर? डेल्टा ई बराबर एच न्यू। और एच न्यू यानी कि E2 माइनस E1, यानी कि दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं में अंतर के बराबर होता है। तो इस तरह से अपन इनको निकाल लेते हैं। ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं भाई। तो ये सभी पॉइंट हैं तुम्हारे बोर के परमाणु मॉडल के। ठीक है। और चौथा पॉइंट जो है वो यही है, मैंने यहाँ पे एक साथ लिख दिया है कि उत्सर्जित और ऊर्जा, अवशोषित ऊर्जा, उत्सर्जित और अवशोषित ऊर्जा यानी कि डेल्टा ई दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर में होती है। तो इस तरह से ये बोर की 4 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखेंगे भाई इसको अपन। ते बोर ने पहला पॉइंट तो क्या दिया था कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों पे चक्कर लगाते हैं और उन वृत्ताकार पथों को अपन क्या कहते हैं? कक्षा, कक्ष, ऊर्जा स्तर या कोष। इस चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन पर 2 बल कार्यरत होते हैं, बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल और अंदर की ओर अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल होता है तुम्हारा mv² बटे r और बराबर ze² बटे r²। तो mv² बराबर ze² बटे r के बराबर हो जाएगा कि नहीं?
दूसरा पॉइंट है कि इसका कोणीय संवेग जो होता है h/2π के पूर्ण गुणज में होता है, और n की वैल्यू कितनी होगी 1 2 3, और कोणीय संवेग का मान कितना होता है mv/nh/2π, n कोषों की संख्या है। तीसरी बात इसने ये बताई थी कि जो उत्सर्जित और अवशोषित ऊर्जा है वो फोटोन के रूप में होती है क्या नहीं। इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का क्या करता है अवशोषण, और उच्च से निम्न में आता है तो ऊर्जा का क्या करता है उत्सर्जन। तो इस तरह से वो फोटोन के रूप में उत्सर्जित या अवशोषित करता है, जिसका मान डेल्टा ई बराबर क्या होता है एच न्यू, और ये डेल्टा ई जो है दोनों ऊर्जाओं स्तरों की ऊर्जाओं में अंतर के बराबर होता है, यानी कि डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1। तो ये वाली बात होती है भाई। तो बोर का परमाणु मॉडल ये है, ठीक है। 4 पॉइंट याद रखने हैं इसमें, और इसी को ही बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। अब मॉडल दिया तो फिर इसकी कमियां भी निकल के आई। चलो कमियों को देख लेते हैं अब एक बार। इसमें देखो बोर मॉडल की कमियां। बोर मॉडल की कमियां क्या होती हैं। पहली कमी तो ये थी कि जो स्पेक्ट्रमी रेखा है वो प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा छोटी छोटी सूक्ष्म रेखाओं से मिलकर बनी होती है। इन सूक्ष्म रेखाओं के बारे में बोर ने कोई व्याख्या नहीं की, ठीक है। तो बोर ने इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म रेखाओं के बारे में कोई भी व्याख्या नहीं की। दूसरी बात ये है कि जो स्पेक्ट्रम अपन देखते हैं, मतलब स्पेक्ट्रमी रेखा को अगर ले जाया जाए, इस स्पेक्ट्रमी रेखा को अपन ले गए किसमें चुंबकीय क्षेत्र में। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम ले जाते हैं इसे, तो चुंबकीय क्षेत्र में ये क्या हो जाती है विपाटित, क्योंकि प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा छोटी छोटी स्पेक्ट्रमी रेखाओं से मिलकर बनी होती है कि नहीं। तो जैसे ही इसे चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो ये विपाटित हो जाती है, मतलब फैल जाती है छोटी छोटी अनेक रेखाओं में। और इस तरह से इसका फैलना, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में फैलना, तो क्या कहलाता है जीमान प्रभाव। क्या कहलाएगा भैया जीमान प्रभाव। और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में फैलना, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में फैलना क्या कहलाता है तुम्हारा स्टार्क प्रभाव। क्या कहलाता है स्टार्क प्रभाव। तो जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव दो तरह के प्रभाव होते हैं। ये स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विद्युत क्षेत्र में विपाटित होना स्टार्क प्रभाव कहलाता है, और चुंबकीय क्षेत्र में विपाटित होना जीमान प्रभाव कहलाता, ठीक है। तो इस तरह से इन जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या ये बोर नहीं कर पाया। इसके अलावा तीसरी बात देखें कि अणु कैसे बनते हैं। भाई जैसे मैं H सिंगल बॉन्ड H, ये रासायनिक बंध बन गया कि नहीं। हाइड्रोजन ने आपस में रासायनिक बंध बना के नहीं H2 अणु का निर्माण कर लिया। तो ये अणु यौगिक ये किस तरह से बनते हैं, कैसे ये रासायनिक बंध बनाते हैं, कैसे साझेदारी होती है, हैं। तो इसके बारे में भी बोर ने कोई व्याख्या नहीं की। तो ये बोर की मुख्य कमियां निकल के आई सामने। तो इस तरह से हमने बोर का मॉडल कंप्लीट कर लिया। अब देखो बोर ने कुछ एक सूत्र और दिए थे, उन सूत्रों को तुम्हें डायरेक्ट रट लेना है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उन सूत्रों को अपन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले उनकी डेरिवेशन थी, लेकिन अब अपने सिलेबस में कोई डेरिवेशन नहीं है, केवल सूत्रों को याद रख लेना है और उन्हें डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करना है और आंसर प्राप्त करना है। ओके, तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं कुछ एक सूत्रों को। तो देखो भैया ये कुछ सूत्र हैं। देखो बोर की त्रिज्या जो होती है, यानी कि जिस कक्षा में चक्कर लगाता है, R बराबर होता है 0.529 n²/z, और ये जो वैल्यू निकलती आती है एंगस्ट्रॉन में, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का वेग यानी कि v बराबर होता है 2.18 × 10⁸ इंटू z/n। z क्या है परमाणु क्रमांक,
और n क्या है, कोषों या ऊर्जा स्तर की संख्या। किसी भी कोष की अगर हमें ऊर्जा निकालनी है तो E बराबर होता है -RH इंटू जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। तो RH की वैल्यू जो होती है 2.18 गुणा 10 की पावर 18, ठीक है। RH की वैल्यू कितनी होती है, 2.18 इंटू 10 की पावर 18 जूल पर एटम। कितनी, जूल पर एटम। और इसी को ही अपन क्या कहते हैं, रिडबर्ग नियतांक की भी कहते हैं RH को। उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा, मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में जाता है तो या तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा या फिर उत्सर्जन करेगा। तो जो ऊर्जा निकलती है डेल्टा E बराबर किसके आती है, 2.18 गुणा 10 की पावर 18 इंटू जेड स्क्वायर, और कोष्टक में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे तरंग संख्या यानी कि न्यू बार बराबर होता है 1.096 इंटू 10 की पावर 7 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और ये जो वैल्यू निकल के आती है वो किस में आती है, मीटर इनवर्स में। ये वाली जो वैल्यू है वो किस में आती है, जूल पर एटम में, ठीक है। इसी तरह से तरंग संख्या को अपन किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, 1/लैम्डा से। किसके द्वारा, 1/लैम्डा से व्यक्त कर सकते हैं। तो 1/लैम्डा बराबर 1.096 और जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ से डेल्टा E की वैल्यू अपन रखते हैं SC/लैम्डा, तो वहाँ से ये सब कुछ निकल के आता है। पहले डेरिवेशन थी इनकी, लेकिन अब हट गई, केवल सूत्र हैं। और डेरिवेशन भी ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी डेरिवेशन हो, काफ़ी टफ डेरिवेशन थी। तो अपन को तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं ना, ठीक है। तो इन सूत्रों को डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। तो ध्यान रखना, त्रिज्या का सूत्र ये होता है, वेग का सूत्र ये, ऊर्जा का सूत्र ये, और उत्सर्जित अवशोषित ऊर्जा ये, और तरंग दैर्घ्य का ये, और तरंग संख्या का ये, ठीक है। तो इन सूत्रों को अपन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।